Hello, students. How are you? Well, then, let us begin with the first chapter of geography in our textbook, resources and development. अब चूंकि ये resources के बारे में ही होने वाला है पूरा चैप्टर, so let us understand what resources are. Okay? सबसे पहले हम resources की जान लेते हैं कि resources के लिए क्या जो है characteristics available होनी चाहिए. तो पहली बात कि resources कौन होंगे? Well, which can be used to satisfy our needs, right? वही चीज रिसोर्स कहलाएगा जो जिसका यूज करके हम अपनी नीड को जो है पूरा कर सकते हैं. चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं. कंडीशंस क्या है? बहुत सारी चीजें हैं जिनका कि यूज हम अपने जिनका यूज करके हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक वी कैन यूज लाइक हाइड्रोजन एज फ्यूल, राइट? हमारी जरूरत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन कंडीशन है डू वी हैव टेक्नोलॉजी फॉर दैट. तो इसलिए कंडीशंस क्या है? तो पहला है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी. ओके, टेक्नोलॉजिकली जो है ये आपके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए. ओके, सेकेंड फैक्टर जो होगा इसमें वो हो जाएगा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कि इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए इस तरीके का काम. और तीसरी बात कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी. ओके, ये तीन जो है की क्राइटेरिया होंगे. मतलब रिसोर्सेज वो सारी चीजें हो गई जो कि हमारी नीड्स को पूरा करने में काम आ सकते हैं, लेकिन की क्राइटेरिया क्या हो गया? तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इसको इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. तो इन सभी चीजों को जो है एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक एज गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल. ये जो है काफी बड़ा सोर्स हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी उसके लिए अवेलेबल नहीं है. इकोनॉमिकली फिजिबल, अब जैसे आप लोगों ने अभी हाइपरलूप का नाम सुना होगा, नहीं अगर सुना है देन यू शुड सर्च अबाउट इट. इट वाज दिस आइडिया वाज फ्लोटेड बाय एलन मस्क. ओके, thing is that like while hyperloop is a very like tremendous idea, point is that economically feasible होगा कि नहीं होगा. या फिर मान लो कि सभी कॉन्टिनेंट्स के बीच अगर अंडर वाटर टनल बना दिया जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो कितना इफेक्टिव होगा. देयर आर मेनी लाइक ऑप्शंस वेदर क्वेश्चन सब यही उठता है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल होगा कि नहीं होगा. एंड नेक्स्ट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जिनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है, तो इन दैट केस वो रिसोर्स में काउंट नहीं होगा. Okay, so for example like certain trees in certain areas. ओके, मान लो कि वहाँ के कल्चर में जो है उस ट्री को जो है पवित्र अगर माना जाता है, होली माना जाता है, तो फिर आप उसको जो है नॉर्मल रिसोर्स के तौर पर नहीं यूज कर सकते, आप उसके लकड़ी का फर्नीचर नहीं बनवा सकते. अब अगर हम बात करें कि लाइक अब अगर जो रिसोर्सेज हैं या इन रिसोर्सेज के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम इंसान जो है, चूंकि ये रिसोर्सेज आर लाइक सेंटर्ड अराउंड वी ह्यूमन बीइंग्स, राइट? तो अगर हम इसकी इस टर्म्स में बात करें तो हम जो है हमारे बीच में जो है तीन चीज़ों के ऊपर हमारा जो है इंटरडिपेंडेंस है. एक तो नेचर हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंट. वेल ऑफ कोर्स हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, नेचर पर रिसोर्स डिपेंड करते हैं बहुत सारे जो है रिसोर्सेज के लिए. साथ साथ नेचर भी हमारे ऊपर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसको जो है पूरी तरह से बर्बाद ना कर दें, तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है. ठीक है. या दूसरा जो फैक्टर हो गया वो हो गया टेक्नोलॉजी का, because like even when you are using the resources available in the physical environment, your technology comes quite handy and everything. And then you have got your institutions का role क्या हो जाएगा? Well, these institutions will help in the development of technology. These institutions will regulate how natural resources are used and everything. इस तरीके से सबका, और ये institutions कौन बनाता है? तो ये humans ही बनाते हैं. इस तरीके से सबका सबके ऊपर जो है interdependence है, and that is shown through this figure. Okay. Now, when we are like looking at resources, तो एक बेसिक्स जो है मान लो कि क्लासिफिकेशन की बात होगी, राइट? सबसे पहले हम यहाँ पर जो है रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं. तो रिसोर्सेज को आप जो है प्राइमरीली नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में बांट सकते हैं. ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज की भी दो कैटेगरी फर्दर होंगी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हो गए जो कि रिचार्ज हो सकते हैं, जो कि रिप्लेनिश हो सकते हैं, जो दोबारा जो है आ सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल वो हो जाएंगे जो कि दोबारा खुद से रिचार्ज नहीं होंगे, या फिर उनका जो साइकिल है, फॉर्मेशन का जो साइकिल है वो इतना बड़ा है कि अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो उनको दोबारा बनने में बहुत लंबा टाइम लगेगा. फॉर एग्जाम्पल ऑयल्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो नॉन रिन्यूएबल हो गए वो. नॉन रिन्यूएबल में भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, वी विल गो टू दैट. अब पहले रिन्यूएबल को हम
देख लेते हैं। रिन्यूएबल में एक हो गया कंटिन्यूअस और फ्लो टाइप, जैसे कि विंड, वाटर, ये सब जो है आपके कंटिन्यूअस या फ्लो रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरफ रिन्यूएबल में ही बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं आपके, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट वगैरह सब हो गया, है ना। जैसे मान लो कि अभी भी हम लोग के यहाँ जो है जंगल काटा जाता है, उसका यूज जो है वो फर्नीचर इंडस्ट्री में होता है और भी अलग अलग एरियाज में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, राइट। लेकिन फॉरेस्ट अगर आप सही तरीके से फॉरेस्ट का यूज करिएगा तो फॉरेस्ट फिर जो है दोबारा से पैदा हो जाता है, खुद से बड़ा हो जाता है। दूसरा जो सोर्स है आपका वाइल्ड लाइफ, राइट। बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ का एक्चुअली जो है शिकार वगैरह भी किया जाता है, राइट। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर इनको प्रॉपरली अगर मेंटेन किया जाए देन दैट्स गुड। अगर बहुत तेजी में इनका शिकार किया जाएगा तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। सो वेल दीज आर ऑल यू नो लाइक नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल के अंदर। वाइल्ड लाइफ में भी अगर मान लो कि कुछ का शिकार अगर कर भी लिया गया तो दोबारा जो है फिर उनकी पॉपुलेशन जो है वो पिक कर लेगी। तो इस तरफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल का फर्दर दो कैटेगरी है। एक है आपका रिसाइकलेबल, मतलब कि ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि मेटल वगैरह आपके हो गए, मेटल वगैरह को हम जो है रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरी तरफ नॉन रिसाइकलेबल, आप डीजल को रिसाइकल तो नहीं कर सकते ना। एक बार जो डीजल आपका गाड़ी में जल गया, धुआं बन के निकल गया, तो फिर दोबारा आप उस धुएं को ट्रैप करके उससे जो है डीजल नहीं निकाल सकते। तो ये नॉन रिसाइकलेबल हो गया आपका, राइट। दूसरी तरफ ह्यूमन मेड जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनमें भी जो है दो है आपका, दो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। इसके आधार पर जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जा क्लासिफिकेशन हो सकता है। दूसरा हो गया क्वांटिटी एंड क्वालिटी की मात्रा और उनके गुणवत्ता के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक बेसिक फ्रेमवर्क हो गया जिसके बारे में हम लोग जो है इन डेप्थ जानेंगे। अब बेसिकली जो है जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि जो चीजें, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिकली जो नॉर्मली जो मटेरियल अवेलेबल है उनका जो रिसोर्सेज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस ये तीनों जो है इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ह्यूमंस क्या करते हैं? तो ह्यूमंस जो है वो नेचर के साथ जो ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। साथ ही साथ ह्यूमन जो है वो इंस्टीट्यूशंस भी, संस्थाएं भी तैयार करते हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं उसको। तो ये जो हमने एंगल देखा तो क्या है, बेसिकली ह्यूमंस जो है वो मेनली कहां से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे? फिजिकल एनवायरनमेंट से। लेकिन इसके लिए वो क्या करेंगे? फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए भी वो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। साथ ही साथ जो है वो इंस्टीट्यूशंस का ये भी काम होगा कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका यूज करके कैसे इस फिजिकल एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट किया जाए जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो तेजी से तेजी में हो सके। लेकिन एक बात और है कि क्या ये नेचुरल जो रिसोर्सेज जो हमारे हैं, क्या ये बिल्कुल गिफ्ट ऑफ नेचर है? क्या बिल्कुल नेचर ने हमें ये पैक करके दे दिया है, रैप करके दे दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जो बने हैं वो एक्चुअली ह्यूमन एक्टिविटीज का फंक्शन है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम खुद जो है रिसोर्सेज के एक आवश्यक अंग के तौर पर है, हम जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है। रीजन ये है कि जो मटेरियल अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना और यूज करना ये कौन करेगा? ह्यूमंस ही करेगा ना। तो अगर मान लो ये जो तीन फैक्टर्स हो गए, इनके बीच में सबसे बड़ा लिंकिंग चेन कौन है? ह्यूमन बीइंग। दिस इज द इनेबलर। यही इनेबलिंग फोर्स है, यही जो है वो फोर्स है जो कि ये पॉसिबल बनवाता है कि टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, ये सब जो है इन टैंडम काम करके जो है फिजिकल एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनका जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन करें जिसके थ्रू जो है बेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो एनीवेज, रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन में जो है अलग अलग बेसिस हैं। तो ओरिजिन के आधार पर जो एक क्लासिफिकेशन है वो हो गया आपका बायोटिक एंड अबायोटिक। चलिए, एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब खत्म होंगे कि नहीं होंगे उसके आधार पर कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो हम लोगों ने यहां देखा। ऑनरशिप के आधार पर भी रिसोर्सेज को आप बांट सकते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। दूसरी तरफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर भी आप जो है इनको बांट सकते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये आपके जो है अलग अलग बेसिस हो गए जिसके आधार पर हम रिसोर्सेज को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। और यहां पर जो है इनमें से हम कुछ को देखने वाले हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, बट वी आर गोइंग टू हैव लाइक अ लुक एट सम ऑफ देम। ओके,
सो लेट अस फर्स्ट लुक एट लाइक बायोटिक ऑरिजिन के बेसिस पर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, हम सबसे पहले जो है ऑरिजिन के बेसिस पर देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को। तो एक हमारा हो गया बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो हो गए जो कि हम बायोस्फीयर से डिराइव करते हैं। तो बायोस्फीयर मतलब क्या हो गया, जो भी बेसिकली लिविंग फॉर्म्स या लिविंग बीइंग्स का जो है जो भी प्रेजेंस है आपका, दैट कलेक्टिवली फॉर्म्स योर बायोस्फीयर। तो इसके अंदर जैसे कि मान लो कि इंसान खुद जो है वो भी बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर है, जो भी पेड़ पौधे आपके हैं, जीव जंतु हैं, वो इसके अंदर आ गए, मछली वगैरह, जो कैटल वगैरह हम पालते हैं, ये सब जो है हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में हो गए। अबायोटिक रिसोर्सेज तो बेसिकली वो रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं, वो अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स, ठीक है, पत्थर या मेटल, ये सब जो है किसी लिविंग थिंग से नहीं बना है, ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स से बना है, तो इसलिए ये जो है अबायोटिक रिसोर्सेज में आएगा। दूसरी तरफ एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे हम लोगों ने देखा था, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गए, तो रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं, जो कि दोबारा बनाए जा सकते हैं, दोबारा जो है उनको नया किया जा सकता है किसी फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, उनको हम रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। ओके, इनको जो है फिर आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस और फ्लो वाले में। तो आपका जो सोलर और विंड और ये वाटर वगैरह जो है वो सब आपका किस में चला जाएगा, कंटिन्यूअस और फ्लो वाले में। दूसरी तरफ जो है ये आपका फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सब आ जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हो गए जो कि बहुत लंबे जियोलॉजिकल टाइम में फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी मिनरल्स या फॉसिल फ्यूल्स हम यूज करते हैं, ये जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो है बने हैं, राइट। और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स जो इनको बनने में लगा है, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये अभी एग्जॉस्ट हो गए तो इनको दोबारा बनते बनते जो है बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। वी कांट वेट दैट लॉन्ग, राइट। तब तक हम जो है खदान में खड़े होकर वेट नहीं करेंगे कि दोबारा बन जाओ सोना फिर से निकालता हूं, या दोबारा बन जाओ तेल मैं दोबारा निकालूंगा तुमको। यू कांट वेट दैट लॉन्ग, राइट। अब इनमें से भी नॉन रिन्यूएबल में भी क्या है, कुछ रिसोर्सेज जैसे कि मेटल्स वगैरह जो हैं ये रिसाइकलेबल हैं, जिनको कि आप रिसाइकल करके दोबारा यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे लोहे वगैरह के सामान का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, सबका होता है। दूसरी तरफ जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, और जितना यूज होगा उतना ही खत्म होता जाएगा। सो दैट इज अनदर इज लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका हो गया एक तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज। बेसिकली जो एक आदमी के ऑनरशिप में जो हो गया वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया, राइट। जैसे कि बहुत सारे किसान हैं जिनके पास जो है जिनके पास जमीन है, राइट, जिसके ऊपर वो टैक्स भरते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गांव वगैरह में देख सकते हैं, शहर वगैरह में लोग जो है अपना प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, बाकी प्रॉपर्टी वगैरह, या फिर मान लीजिए कि आपने बगीचा लगा रखा होगा, घास का ही मैदान आपका हो गया, तालाब वगैरह। तो ये सारे क्या है, तो ये जो है रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, राइट। इस तरह और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनका आप लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा जो है ऑनरशिप का बेसिस, वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो सामुदायिक कह सकते हो कि मालिकाना हक वाले जो संसाधन हो गए, सामुदायिक स्वामित्व का जो वाले जो संसाधन हो गए, तो ये हो गया आपके कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये वो रिसोर्सेज हैं जिस पर कि कम्युनिटी के सभी मेंबर्स का जो है हक है, सभी मेंबर्स उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि गांव वगैरह में अगर कोई कॉमन जो है ग्रेजिंग एरिया बना दिया गया, या फिर मान लीजिए कि क्रिमेशन या बरियल ग्राउंड बना दिया गया, जहाँ पर आप शमशान जिसको कहते हैं, या कब्रिस्तान वगैरह सब, या फिर गांव वगैरह में ही जो है तालाब वगैरह जो बनाया जाता था पहले, तो ये जो है पूरे सामुदायिक ऑनरशिप में होता था। पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में आ जाते हैं। देन लेट अस लुक एट नेशनल रिसोर्सेज। तो बेसिकली अगर बोलो तो सारा रिसोर्स जो है वो नेशन का ही हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे कंट्री में खास करके जो है गवर्नमेंट के पास लीगल पावर है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जो है वो अक्वायर कर सकती है सामुदायिक भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, रोड हैं, कैनल्स हैं, रेलवेज हैं, ये सभी जो है बनाए गए हैं उन जमीनों पे जो कि कुछ लोगों के स्वामित्व में है। जमीन अक्वायर करती है ना सरकार, बदले में कंपनसेशन दे देती है। जैसे मान लीजिए कि आसपास के एरिया में ही कभी बांध का रिपेयर होता है या रोड बनता है और ज्यादा जमीन की अगर जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एक्वायर कर लेती है,
राइट, बदले में आपको कंपनसेशन दिया गया, लेकिन आप जो है उस लैंड को देने से मना नहीं कर सकते हैं। तो जैसे शहर वगैरह में जो है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनके पास ये पावर है कि वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, ये सारे जो कि इंडिया के पॉलिटिकल और ओशियनिक एरिया, आई मीन इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हैं, और खास करके जो है 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि बेसिकली आपका 22.2 किलोमीटर हो गया, वहां तक का एरिया हमारे कोस्टल रीजन से, वो भी जो है टेरिटोरियल वाटर है, और वो सब जो है हमारे नेशन को बिलोंग करता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होंगे? तो वेल देखो, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। तो बेसिकली ओशियानिक रिसोर्सेज जो कि 200 नॉटिकल माइल्स आगे हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के, ठीक है ना, वो जो है ओपन ओशन में बिलोंग करते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री जो है वो उसको यूज नहीं कर सकती है बिना जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के सहमति के। ठीक है, तो क्या है कंडीशन? Oceanic resources which are 200 nautical miles beyond the exclusive economic zone। ठीक है, ये जो है आपके हो गए इंटरनेशनल रिसोर्सेज, और इनका कोई भी इंडिविजुअल कंट्री यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है जब तक कि इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो है सहमति ना मिल जाए उस पे। ये आपका हो गया ऑनरशिप के आधार पर। Now next is like on the basis of development and everything, but I think it will be better if we start looking into them in the next session. Okay, so let's stop here. Bye bye.